नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर। मेगा स्वरोजगार शिविर में पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सर्वे चौक महिला ITI में कार्यक्रम का आयोजन है। स्वरोजगार के लिए कई लोगों को दिया गया है ऋण। मंत्री गणेश जोशी और विधायक खजान दास भी रहे हैं साथ। सर्वे चौक महिला ITI परिसर में मेगा स्वरोजगार शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उद्योग मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार रोजगार के लिए सरकारीकरण की प्रक्रिया अपना रही है, जिससे जो रोजगार करना चाहते हैं, जो युवा रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार ऋण देने के लिए ज्यादा औपचारिकता नहीं करेगी। सरकार हर क्षेत्र में ऋण बांट रही है। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। तो आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि जो रोजगार करना चाहते हैं उन सभी को ऋण सरकार दे रही है। इसके लिए ज्यादा औपचारिकताएं नहीं की जाएगी और जिन किसी को इसी माध्यम से जोड़ने के लिए ज्यादा औपचारिकता नहीं होगी। इन सभी को ऋण दिया जाएगा। लोग स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए भी ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इसी तरह के मेगा स्वरोजगार शिविर से पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में काम किए जाएंगे। तो मेगा स्वरोजगार शिविर में पहुंचे सीएम धामी। उन्होंने कहा है कि इससे जो युवा हैं, जो रोजगार करना चाहते हैं, उनको ऋण दिया जाएगा स्वरोजगार के लिए। इस दौरान इस कार्यक्रम में उन्होंने कई लोगों को अनुरोध है। उत्तराखंड राज्य में अक्टूबर माह बेहद खास होने जा रहा है। 1 अक्टूबर को जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड आ रहे हैं, वहीं पहले हफ्ते में ही पीएम मोदी के ऋषिकेश और केदारनाथ यात्रा प्रस्तावित है। अक्टूबर माह के दूसरे हफ्ते में अमित शाह दून हरिद्वार के दौरे पर आ सकते हैं। सभी कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि अंतिम कार्यक्रम अभी आना बाकी है। सीएम कहते हैं कि सभी के दौरे से उत्तराखंड को लाभ होगा। पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और यही वजह है कि उत्तराखंड को समय पर बड़ी बड़ी योजनाएं केंद्र से लगातार मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पीएम मोदी का भी दौरा प्रस्तावित है। दरअसल केदारनाथ का उनका दौरा प्रस्तावित है। राजनाथ सिंह भी यहां आ सकते हैं। 1 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहां पर दौरा है। प्रकार से उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का जुड़ाव है, एक भावनात्मक उनका लगाव है और जल्दी ही उनका दौरा प्रस्तावित है, क्योंकि पिछले कोरोना महामारी के कारण से आ नहीं पाए हो, तो जल्दी ही आएंगे। और निश्चित रूप से जब भी आएंगे तो उत्तराखंड को तो वैसे ही जो है हमेशा उन्होंने इतना काम किया है कि भूतों में भविष्य थी और आगे भी हमारी सब इच्छाएं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को संवाद कार्यक्रम में सदगुरु जग्गी वासुदेव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सदगुरु जग्गी वासुदेव से जमीन दर्शन से जुड़े विषयों के साथ ही आध्यात्म, पर्यटन और वेलनेस के क्षेत्र में देवभूमि को अग्रणी राज्य बनाने पर बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रदेश है, जहां पहाड़, हिमालय की चोटियां, नदियां, वन संपदाओं की भरमार है और हमारी कोशिश है कि पर्यटन और अध्यात्म के क्षेत्र में उत्तराखंड को शिखर पर ले जाएं। उधर चारधाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार हाईकोर्ट से अनुरोध करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वर्तमान में चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन के लिए निर्धारित की गई है जो संख्या वो काफी कम है। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोग चारधाम में दर्शन कर सके, इसके लिए तय संख्या में बढ़ोतरी जरूरी है। माननीय न्यायालय से पुनः अनुरोध करने वाले हैं कि थोड़ा संख्या बढ़ा दी जाए और अभी संख्या कम है
क्योंकि 11-12 बजे तक सारे मंदिर खाली हो जा रहे हैं, तो माननीय न्यायालय में हमारी तरफ से जल्दी है, इस पर हम तो अपना जिस प्रकार की वस्तुस्थिति है उसको वहाँ रखकर हम अनुरोध करेंगे कि उसको सर, बड़े पैमाने पर यात्री आ रहे हैं तो सरकार की प्रशासन की व्यवस्थाएं इतनी बेहतर है। हम देख रहे हैं कि 20 अक्टूबर तक समय नहीं है वहाँ लोगों बहुत बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं, और लेकिन उसमें कोरोना और तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए। और ज्यादा जानकारी के लिए संदीप नेगी विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अब फिर से एक बार प्रदेश सरकार यानी सीएम धाम ही जाएंगे हाई कोर्ट, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो चार धाम की यात्रा है उसमें श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो तय कर दी गई है, जो लिमिटेड है, उससे काफी कम ही लोग ऊपर दर्शन के लिए जा पाते हैं और समय से पहले ही मंदिर खाली हो जाता है। वो संख्या बढ़ाने को लेकर कोर्ट में जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार 4 महीने बाद सरकार की चार धाम यात्रा शुरू करी है, लेकिन इसके बाद कहीं न कहीं जो कोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश ये दिया है कि जो सीमित जो यात्री हैं वो चार धाम में जाएंगे, यानी कि एक मानक कोर्ट ने तय किया है जिसके चलते 1000 यात्री हैं वो बद्रीनाथ धाम में जाएंगे, 800 यात्री हैं वो केदारनाथ धाम, इसके अलावा गंगोत्री में भी संख्या फिक्स कर दी गई है। लेकिन एक बार जिस तरह से सीधे तौर पर जो वहाँ पर स्थानीय जो रोजगार के लिए वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो यात्री हैं वो बिल्कुल कम तादाद में यात्री यहाँ पर आ रहे हैं और जिससे कि हमारा जो कार्य है वो बिल्कुल चौपट हो रहा है। दूसरी ओर से जो मंदिर समिति का ये भी कहना है कि आखिरकार जो जितने भी जो श्रद्धालु हैं वो मात्र 12 बजे तक यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद चूंकि जो चारों धामों में जो मंदिरों में आने की जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो पूरी हो जा रही है और मंदिर उसके बावजूद खाली हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हुए सरकार सीधे तौर पर एक विवाद का रुख कर रही है और सीधे तौर पर याचिका ये रहेगी कि जो संख्या है उसको और बढ़ा दिया जाए या फिर कम से कम एक जो फिक्स टाइम रखा गया है उसके तहत जो यात्रियों की संख्या फिक्स कर दी जाए। तो यानी कि अगर अब इस पर देखना होगा कि कोर्ट किस प्रकार अपना जो रुख है वो सरकार के प्रति लेती है और चार धाम यात्रा के प्रति लेती है। देखना दिलचस्प है कि कहीं ना कहीं लगातार जो यात्री हैं वो भारी तादाद में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरह से मानक रखे गए हैं कोर्ट के द्वारा तो उनका पालन संदीप, जैसा कि सरकार ने कहा है कि वो संख्या बढ़ाने को लेकर कोर्ट से गुहार लगाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। अभी फिलहाल जो संख्या है उससे कितनी ज्यादा संख्या बढ़ाई जा सकती है अगर सरकार कोर्ट में जाती है तो? क्या जो समय सीमा है उसमें भी कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल, देखिए यही चीज मैंने आपको बताई है कि चूंकि अभी तक कोर्ट ने मानक रखे हुए हैं यात्रियों के लिए तो संख्या जो फिक्स कर दी गई है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो बद्रीनाथ धाम में 1000 यात्रियों के लिए कहा गया है, वैसे ही केदारनाथ धाम में 800 यात्री और गंगोत्री में 600 यात्रियों के लिए कहा गया है। तो सीधे तौर पर जो 12 बजे तक ही यात्री वहां पर दर्शन कर जा रहे हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि कोर्ट से कि अब वो यात्रियों की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, तकरीबन 5000 तक की जो संख्या है वो प्रतिदिन यहाँ पर धाम में आए। चूंकि जिस तरह से लोग वहां पर केदारनाथ धाम में अन्य धामों के दर्शन करने जा रहे हैं तो एक दिन में संख्या करीबन 8 से 10 हजार तक पहुंच रही है जिनमें की लोग आवेदन कर रहे हैं। तो इसी के चलते सरकार ये कह रही है कि भाई कम से कम 5000 लोग तक एक दिन में दर्शन करें ताकि जिन लोगों का वहां पर व्यापार है वो लोगों का व्यापार भी आगे आए। और कहीं ना कहीं आपके पास लौट कर हम आएंगे, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अभी तक नेता अलग अलग तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में जुटे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उन्होंने बेहद गरीबी के दिन देखे हैं। वीडियो के बाद कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी अपने अंदाज से निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई नेताओं के हालात ऐसे ही थे, कई बार तो निकर फटने पर उस पर तल्ले लगाने को मजबूर होते थे, फिर कई किलोमीटर पैदल चलते थे। तो आपको बता दें कि इमोशनल वीडियो इन्होंने जारी किया है हरीश रावत ने और उन्होंने कहा है कि उन्होंने बेहद गरीबी के दिन देखे हैं। तो मंत्री हरक सिंह रावत ने भी पलटवार किया है इस वीडियो के बाद। तो उन्होंने कहा है कि सभी नेता ऐसे हालातों से गुजरे हैं। तो आपको बता दें आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर तरह के पैतरे अपनाए जाते हैं लाइमलाइट में आने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए इमोशनल कार्ड भी खेला जाता है। तो हरीश रावत ने जो वीडियो जारी किया इमोशनल वीडियो, उसको इससे भी जोड़कर लोग देख रहे हैं और अब बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है कि उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। तो अधिकांश जो राजनीति में लोग हैं या जिन्होंने अच्छे दिन जिनके हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो खुद ही अभी अमेरिका की धरती पर भी उन्होंने कहा वही वो एक ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है कि जो एक चाय बेचने वाले बच्चे से
देश का प्रधानमंत्री बना। ये एक सशक्त लोकतंत्र है देश का कि ये हिंदुस्तान के अंदर कि एक चाय बेचने वाला छोटा बच्चा देश। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा, 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ। और संदीप नेगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। संदीप, आपने देखा कि हरीश रावत ने कहा है कि उन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष देखा है, उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। तो इधर हरक सिंह रावत ने कहा है कि सभी के साथ इस तरह के हालात थे। क्या एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश है जब चुनाव नजदीक है? बिल्कुल, देखिए हरीश रावत चूंकि पूर्व मंत्री रहे हैं तो वो बिल्कुल एक ऐसी चीजों के लिए लगातार जाने जाते, सुर्खियों में आने के लिए जाने जाते, कभी वो ट्वीट के माध्यम से या फिर कोई ऐसे बयान के माध्यम से। लेकिन जो इनका जो वीडियो आया है, काफी भावनाप्रद जो वीडियो आया, उन्होंने जो पूरा अपने बचपन का वृतांत सुनाया है कि वो किस कंडीशन में जिए। हालांकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक जो बड़ा कार्ड कह सकते हैं कि ये खेला है, उन्होंने हर वर्ग को उसमें ध्यान में रखा हो कि आखिर हम किस तरह से पहाड़ी जो मुसीबत है उसके बीच चलते आज हम यहाँ तक आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा ने भी उस पर सीधे तौर पर तंज कसा है। जो हरक सिंह रावत हैं कैबिनेट मंत्री, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये किसी का व्यक्तिगत जीवन तो है ही भले, लेकिन इन सब के दौर के बाद सभी का जीवन इस तरह से गुजरा है। तो यूं कह सकते हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो कहीं ना कहीं लगातार जारी है। चूंकि कुछ ही महीने बाद चुनाव भी जरूर आने वाले, तो इसके चलते कहीं ना कहीं इस तरह के जो बयान है, कार्ड है या फिर वीडियो है सोशल मीडिया पर, ये लगातार आपको तैरते हुए मिलेंगे। हरीश रावत की अगर बात करें तो चूंकि वो कहीं ना पहले से ही अगर इस तरह के नेता माने जाते हैं, एक बिल्कुल साफ छवि के नेता जो माने जाते हैं, और पब्लिक के बीच में किस तरह से अपनी जो पैठ बनाने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। गांधी ग्लोबल फैमिली सोसाइटी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद मसूरी पहुंचे, जहां इप्टा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं गुलाम नबी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि संस्था के माध्यम से गांधी जी के विचारों के साथ शहीदों के बलिदान और देश हित में किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं और किसान आंदोलन का सहयोग कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष नेता की तरफ से कई बार प्रधानमंत्री से तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है। आंदोलन तो हम उसका सहयोग देते आए हैं, देते रहेंगे। हम विपक्ष के नेता के रूप में भी मैंने राज्यसभा में कई भाषण किए हैं और मैंने यही अवसर दिया था माननीय प्रधानमंत्री के सामने। मैंने सदन में 6 ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि 6 दफा अंग्रेजों के वक्त में आंदोलन हुए थे, तकरीबन 1-1.5 साल के वक्त में, और 6 के 6 दफा अंग्रेजों को वापस लेना।
उधर पौड़ी में ट्रैफिक को कम करने के लिए पुलिस ने सराहनीय पहल की शुरुआत की है, जिसके मद्देनजर पुराने बस अड्डे से संचालित होने वाले वाहनों को ट्रायल बेसिस पर देवप्रयाग रोड स्थित नए बस अड्डे से संचालित किया जा रहा है। साथ ही नए बस अड्डे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, जिससे यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं में कोई परेशानी उठानी ना पड़े। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रायल का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा। हालांकि कुछ यात्रियों को जानकारी न होने के चलते परेशानी हुई, लेकिन आने वाले दिनों में जिला प्रशासन को इसका समाधान करना चाहिए। निश्चित रूप से प्रशासन द्वारा एक सराहनीय पहल है। आज जिस प्रकार से पौड़ी में जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं, आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पार्किंग की कोई सुविधा बाजार में उपलब्ध नहीं है। इसको देखते हुए यह प्रशासन की एक अच्छी सोच। ट्रैफिक की वजह से तो ठीक है, क्योंकि वाहन बहुत ज़्यादा हो गए और ये जो हमारे सड़कों की व्यवस्था है अभी तो ठीक नहीं है। तो बस अड्डे में बहुत घटनाएं होती थी, इस वजह से ठीक है, अच्छा है। हमने आज से ट्रायल बेसिस में हमने न्यू बस स्टेशन में कुछ देवप्रयाग के तरफ और कुछ नीचे के तरफ गाड़ी जाते हैं, उनके लिए हमने नया बस अड्डा से वहाँ पर शुरू करने का व्यवस्था आज से हमने ट्रायल बेसिस में शुरू किया है। एंड अभी ये ट्रायल बेसिस में चलेगा, उसके बाद इसमें कोई भी कमी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है। डोईवाला में सरकारी राशन विक्रेताओं की हड़ताल जारी है, जिसके चलते अगले महीने उपभोक्ताओं को परेशानियां उठानी पड़ सकती है। आपको बता दें, पिछले 10 महीने से मानदेय और किराए का भुगतान नहीं होने से राशन विक्रेताओं ने अब हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं यूनियन के प्रदेश महामंत्री संजय शर्मा ने कहा है कि विधानसभा में विभागीय मंत्री के सामने 3 बार बात होने के बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। इसके चलते राशन विक्रेताओं के पास हड़ताल का एकमात्र ही रास्ता बचा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक भुगतान नहीं दिया जाता है तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। जो कमीशन सरकार ने तय किया था दाल पर और एपीएल पे, वो भी हमको नहीं मिल रहा। खाली कागजों में ही बात हो रही है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। गुमराह किया जा रहा है राशन के विक्रेताओं को और बार बार दबाव दिया जा रहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजना है उसे आप चलाइए, आपका मानदेय भी मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। हम ये पूछना चाह रहे हैं आला अधिकारी से, जो 5 माह पिछला जो हमारा रुका हुआ पैसा है वो कहाँ है। जब आप आगे की बात करेंगे, आगे नवंबर तक आपका पैसा आ गया है, पेपर के माध्यम से भी हमें जानकारी मिली है, तो पिछले 5 माह का पैसा कहाँ है। या तो आपने उसका गोलमोल किया अधिकारीगणों ने, या नहीं किया तो आपने अगर केंद्र से नहीं आया तो आप हमें अवगत कराएं, हम केंद्र सरकार। सभी सरकारी संस्थान विक्रेताओं का सबका मानना यही है कि जब तक ये खाद्य 10 माह का पैसा हमारे खातों में नहीं जाता, जब तक हम जो है कोई खाद्यान्न का उठान नहीं करेंगे, ना अपनी हड़ताल वापस लेंगे और इसी प्रकार हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। और सरकार द्वारा हमारी मांगे जो हैं, एक मेन मांग मानदेय की थी, जो मानदेय की सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। उसके अलावा 3 बार विधानसभा में मीटिंग हो चुकी है, उसमें 50 रुपये एसएफवाई में तय हुए थे और 100 रुपये दाल में तय हुए थे। 3 बार विधानसभा की मीटिंग के बाद वो जो फाइल है अभी तक। वहीं चारधाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियां और नियमों के बाध्यताओं के प्रचार प्रसार पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। चारधाम यात्रा पर आए यात्री सरकार से दर्शन की अनुमति मांग रहे हैं, क्योंकि यात्री काफी परेशानियां झेल रहे हैं। उनका कहना है कि काफी परेशानियों को झेलकर वो यहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ के दर्शन के लिए हर दिन हजारों की संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन ई पास नहीं होने की वजह से उनको बिना दर्शन के ही वापस लौटना पड़ रहा है। वापस करने का तरीका ये है कि ना हमें रोक दिया गया है। ये जगह का नाम है शिरोबगढ़ से, और उन्होंने ये कहा कि हमें ई पास चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने जब हम हरिद्वार पहुंचे तो बस वालों ने कहा कि वहाँ पे ई पास बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे को पुलिस वालों ने रोक लिया। पुलिस चौकी पे कह रहे हैं कि वहाँ पे आगे आपको नहीं जाने देंगे। इंदौर से ऋषिकेश आए, हरिद्वार नहाने के बाद ऋषिकेश आए, वहाँ पे हमारा ई पास बनाया गया। हमने बोला था स्पष्ट रूप से हमें केदारनाथ जाना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।